गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर डाउट ले लो टेस्ट के। डाउट्स। अच्छा, चलो पहले डाउट देख लेता हूँ। अच्छा, ये 31st को है ना? यस सर। सर 26। ये 26। जी सर। एक मिनट। आई करंट गिवन है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो आरएमएस के लिए हमें बेसिक फॉर्मूला मालूम है, हमें कैसे निकालते हैं कोई भी आरएमएस। इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी के होल अपॉन में कैपिटल टी। हाँ, 0 से टी टाइम तक गिवन है, डिवाइड बाई टी। जनरल डेफिनेशन है, ऐसे सेम फॉर्मूला लगा देते हैं और फिर इसकी पावर 1/2। तो यहाँ आई जो भी फंक्शन ऑफ टाइम, जो भी कोई क्वेश्चन में जैसा गिवन हो वो इसमें पुटअप कर देंगे। ठीक है। ये तो आप लोगों ने किया हुआ था क्लास में, ये फॉर्मूला तो सबसे पहले डिस्कस किया था मैंने। बताओ क्या प्रॉब्लम आई इसमें। हाँ, आया समझ में? किसका डाउट था ये 26? सर ये सर यही किया था मैंने सर, मेरा आई टी स्क्वायर बाई 2 आ रहा था सर। आई बराबर टी स्क्वायर है यहाँ पे। आई को अगर मैं टी स्क्वायर रखता हूँ तो आई स्क्वायर कितना हो गया, टी की पावर 4। इसका अंडर रूट बाद में लेंगे पहले। टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी टू पावर 5/5। और इसका रूट लेंगे तो हाँ सर, मैंने आई की जगह टी रख दिया था। हाँ, तो
हम ऐसा क्यों करेंगे, जो हमें फंक्शन गिवन है वो यूज करना चाहिए ना हमें। वो स्क्वायर में ही दिक्कत कर दी। हाँ, और ये फॉर्मूला तो हमें अच्छी तरह आता था, तो सब देखो सब यस हमें आता सर, है, ये सब आप सब वैल्यू कर दो। रखने में दिक्कत हो गई। हाँ, वैल्यू गलत है। सर 27। सर ये ट्वेंटी तो समझ ही सेवन नहीं आया मेरे को। दो करंट गिवन है, एक बी साइन ओमेगा टी और एक ये कांस्टेंट करंट है, तो आई की वैल्यू ऐसे है ए प्लस, ये लिखा है वैल्यू ऑफ ए एम्पियर इज सुपर इम्पोज ऑन दिस करंट, तो आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। जब हम इसकी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो हम हमें पता है आई स्क्वायर करते हैं और उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। पहले स्क्वायर करते हैं और फिर उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो जब इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं ये हो जाता है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू प्लस 2ab sin ओमेगा टी की और एवरेज वैल्यू। साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। तो साइन सर ओमेगा sin टी ओमेगा की टी की एवरेज वैल्यू तो 0 होगी। जीरो होती है और साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर हो तो उनकी एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। 1/2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, और इसका रूट ले लेते फिर, क्योंकि ये तो एवरेज का स्क्वायर आ रहा है ना। ओके सर। यस हाँ, सर। ये आई आर एम एस का स्क्वायर है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन हो ना, या कॉस हो तो भी सेम आंसर आता। ओके सर। अगर यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी होता या यहाँ पे कॉस ओमेगा टी होता तो ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ भी ए स्क्वायर बाई टू हो जाता, ये बी स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू हो जाता, है ना। ऐसे कर देंगे। सर 28। सर 30। सर ये तो हो गया था। 28 हो गया, आगे चलो। सर तुषार का डाउट है। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ गिवन है ये, in how much time EMF will become 25 वोल्ट starting from zero, तो E की जगह 25 रख दोगे, ये जो E गिवन है यस सर। इतना करना है बस हमें, और उसका हमें टाइम कैलकुलेट कर लेना है यहाँ से। ये 1/2 हो गया, तो साइन थीटा 1/2 यानी 5/6। 5/6, उससे टाइम। 314 को 100 पाई रख देंगे। हाँ, ये बस 100 आगे पाई हो की। गया, और फिर इससे टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, 600 1/600 आ जाता। ओके सर। ये जनरल मेथड है, कोई भी किसी भी टाइम पर क्या वोल्टेज होगी वो हमारे पास फंक्शन गिवन है, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। सर 30। 29. sin ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। आई इक्वल टू, यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी था, है ना, चेंज करा दिया था ये एवरेज वैल्यू। तो ये ओमेगा टी अगर देखें हम टाइम, ओमेगा टी 2 पाई है हमारा, जब इसका 0 से लेके 2 पाई तक का एरिया निकालेंगे ना, ये आई डी टी, तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाता है। यस सर। 0 से लेके टी टाइम तक, तो इसका ये जो एरिया निकालते हैं ना, ये प्लस है ये माइनस है, वैसे ही पता चल रहा है, क्योंकि ओमेगा टी बराबर 2 पाई, एंगल के टर्म्स में 2 पाई तक है, तो ये कैंसिल होकर 0 आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन करने से। Okay, sir. निकालना आई एवरेज आई डी टी अपॉन टाइम, जो भी टाइम है, पर यही 0 हो जाएगा। ठीक है, 29 क्लियर है।
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Average 30, area of sir. current. 30. IDT, IDT करना है ना, मतलब एरिया, ये DT थिकनेस है। एवरेज निकालने के लिए करते हैं ना IDT, तो ये एरिया ऑफ IT ग्राफ है, एरिया अपॉन टाइम। एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट, टाइम है 2, आ गया 5। 31. फेज एंगल फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या था? tan थीटा बराबर XL by R. हाँ, सीधे फॉर्मूला यूज करना है, बोलो इसमें क्या दिक्कत है? ओके सर. हाँ, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का देखो। एक्सेल तो पता है हमें, ओमेगा सर लग. ओके सर. टू ओके पाई सर. एफ, ये यहाँ पे रख देना है, ठीक है। जी सर. Sir, 33. हाँ, अभी अभी आगे अभी पढ़ूंगा, लेकिन 33. ये इतना, ये इसमें डिफिकल्टी क्यों हो गई? ये तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड करेगा। सर सर मैंने एल की जगह एक्सएल की जगह एल रख दिया. हाँ, तो गलत जाएगा। मेरा आंसर ही नहीं आया फिर. 33. इंडक्टेंस ऑफ Yes, इतने sir. हेनरी, 33 बता दो. कैपेसिटेंस ऑफ इतने, ऑल इन सीरीज गिवन है। रेजिस्टेंस को हीटिंग कितनी होगी भाई? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीटिंग के लिए 2 जूल एनर्जी लगती है यहाँ पे गिवन है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी हो गई? 20. 20 जूल। तो अब जो पावर है हमारी, पावर, एवरेज पावर इनटू टाइम, टाइम हमें गिवन है, ये हमारा 20 जूल के बराबर होना चाहिए। और एवरेज पावर सर तो आपको टाइम पता, कहाँ गया ना? टाइम ही तो निकालना है आपको। यस सर, टाइम निकालना है. तो एवरेज, ये एवरेज निकाल के यहाँ रख दोगे ना, RMS। IRMS cos phi. हाँ, सर ये थर्मल कैपेसिटी पर डिग्री थी सर, ये इसी में कंफ्यूज हो गया कि 10 हाँ डिग्री पर तक हीट करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए. यूनिट से मिला लेते हैं ना, इतने जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे सीधे आ रहा है ना। सर वो कैपेसिटी लिखा हुआ था ना, बस कंफ्यूज हो गया मैं तो. हाँ, चलो अब समझ सर गए। सर एग्जाम में 0 पॉइंट की जगह 0 × 1803 हेनरी था। सर इस बार क्या हुआ था, पेपर में पॉइंट की जगह ना मल्टीप्लाई का साइन दे रखा था हर जगह हमारे नहीं सर, पेपर में. मेरे वाले में तो ठीक था सर. नहीं सर, मेरे पास स्क्रीनशॉट है. तो हो तो सकता है वो किसी किसी सर्वर में हो जाए. किसी में हो सकता हो गया हो, पर ये वैल्यूज थी, है ना। सर ये वाला तो समझ नहीं आया था. सर अब आ हाँ, गया. अब समझ में आ गया, हाँ ऐसे कर लो। 34. कैपेसिटेंस एज रेजिस्टेंस इतना, कैपेसिटी इतने माइक्रोफैरड, AC सप्लाई ऑफ 80 वाट्स, EMF ऑफ AC सप्लाई required to drive a current of 10 virtual ampere. तो V इक्वल टू I इंटू Z, और Z तो इससे निकाल लेंगे हम,
ये मेरा सर ईस्टर्न गिवन है और सर वो कैपेसिटेंस मेगा ओम में है, वो माइक्रोफैराड में है, तो उसे करना बिल्कुल पड़ेगा। अप्रोक्स 1200 ही आ रहा था सर, लेकिन 1200.00 करके आ रहा था। ये 10⁻⁻6 करोगे और ये 10⁻6 करोगे। यस सर, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी कैपेसिटेंस की। आर स्क्वायर प्लस एक्स टी स्क्वायर इस पे करना था। छोटी वैल्यू नहीं होगी ये, 10⁻⁻6 है, 1/ओमेगा c, फिर गड़बड़ करने लग रहा है। 1/ओमेगा c ये लगाया था हमने, जी सर। ओमेगा 2πf/c। तो ये जब c को 10⁻⁻6 रखोगे तो ये तो ऊपर जाके 10⁻6 बड़ी वैल्यू हो गई ना ये भी। जी सर। समझिए, तो इतनी छोटी नहीं रही। हाँ मतलब ठीक ठाक थी। हाँ, सर ये वर्चुअल एम्पियर क्या है इसमें? वर्चुअल मतलब इफेक्टिव करंट, उसे वर्चुअल करंट भी कहते हैं। आई इफेक्टिव, मतलब आरएमएस वैल्यू? आई आर एम एस। हाँ, अरे यार, तो मैंने इसे आई नोट ले लिया, मुझे लगा वर्चुअल मतलब पीक होता है। नहीं वर्चुअल। ठीक है। सर ऐसी टर्म्स पेपर में मेंशन होनी चाहिए ना कि इसका मतलब ये है। नहीं नहीं, ये स्टैंडर्ड माना जाता है। ये हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी और बढ़ा देंगे। हर बुक में दे रखा है, वर्चुअल भी दे रखा है, इफेक्टिव भी दे रखा है। किसी भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल से थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ना तो आ जाएगा। ओके सर, मैं प्रीवियस ईयर करूंगा सर। हाँ, थोड़े से प्रैक्टिस बढ़ा। ओके सर। सर नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन बताओ। नंबर, एक सेकेंड सर, इट्स 35। करंट थ्रू इंडक्टर इज 0.9 एम्पियर, करंट थ्रू कंडेंसर इज 0.4 एम्पियर। दोनों के क्रॉस ये ईएमएफ लग रहा है। अगर मैं ये वोल्टेज ले लूं, सर 180 का फेस डिफरेंस आ रहा था इसमें, तो हाँ तो हो माइनस गई ना। कर देंगे। तो करंट में ये 90 डिग्री आगे है, आईसी जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, यस सर। और इसमें जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। कंडेंसर वाला करंट ये आ गया 0.4, और इंडक्टर में है ये 0.9 एम्पियर। ये इंडक्टर में है आई एल। तो ये दोनों 180 डिग्री का फेज है, तो इसलिए करंट इसमें से माइनस हो जाएगा ना, ऑपोजिट फेज में है। ठीक है। जी सर। हाँ, इसलिए 0.5 एम्पियर आ जाता। सर हाँ जी। सर साइंस पर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कैसे आई थी? कहाँ पे लिखा? सर पहले क्वेश्चन में साइंस पर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कैसे आई थी? अरे वो 0 से 1 होता है ना, तो साइन 1 - 0/2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसकी एवरेज वैल्यू हम 0 से टी टाइम तक के लिए निकाल के देख लें तो अब y/1/2 हो जाएगी, अपॉन 2। ये ऐसे निकाल के देख, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है ना हमें। जो भी एवरेज वैल्यू निकालनी है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, टाइम से डिवाइड कर दिया। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ये वन टाइम पीरियड है टी। समझ गए? यानी ओमेगा को रखोगे बाद में इंटीग्रेशन के बाद 2π/t, तो ये 2π के मल्टीपल में आ जाएगा। आया समझ में या डाउट है अभी? हो गया सर, हो गया। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले कॉस में चेंज करेंगे, 1 - ये किया था हमने? नहीं किया। ये मतलब ये करके देखना ना अलग से, वैसे याद रखना है कि इसकी वैल्यू हाफ है। लेकिन 1 - cos 2θ/2, ये तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो हाफ से यहाँ से डायरेक्ट आ गया। और इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे इंटीग्रेशन में, तो कॉस फंक्शन पूरे एक साइकिल के लिए तो 0 आ जाएगा। इससे ऐसे ही पता चल रहा है ना।
सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से 1 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। नहीं नहीं, ऐसे कैसे 0 से 1? 0 तो से 1 साइन, होता है सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और एवरेज का फॉर्मूला होता है सबका सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नहीं ऐसे तो अलग अलग जाएगा, वो तो अपर और लोअर लिमिट है, ये तो साइन फंक्शन है ना। सर आंसर तो सेम ही आ रहा है। आंसर तो ठीक है, चलो इसमें आ रहा है, लेकिन वो तो फंक्शन के हिसाब से वेरिएबल हो जाएगा ना, ये एक्चुअल में ऐसा आता है। इससे हाफ तो इधर आ गया, हाफ डी टी, तो हाफ तो इधर से आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो 0 आ जाएगा इस टर्म का। ये ऐसा आ गया ना। तो ये कॉस ओमेगा टी को जब 0 से टी रखेंगे ना यहाँ, तो उसका ग्राफ का एरिया तो एड अप होके 0 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 0 आएगी, और ये हाफ तो ऐसे रहा इसलिए हाफ आ जाती है। ओके सर। ये सब ऐसा नहीं है एग्जाम में करेंगे तो नहीं होगा, ये एग्जाम से पहले ही करके देख लेना है, एग्जाम से पहले हमें पता होना चाहिए, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ये ऐसा नहीं है एग्जाम में अचानक पता चलेगा। हमें पहले कर रखा है तो एग्जाम में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आगे चलो। यस सर। यस सर, एक सेकंड में डाउट बता रहा हूँ सर। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 38। सर इसमें एक बार लेंथ को 3 ले लेंगे, बाकी दोनों को एरिया में ले जाएंगे, हाँ, एल और अगली अपॉन ए बार भी 1 तो ले करना लेंगे। है, रेजिस्टेंस वही तो करना है, रो एल अपॉन ए एक, ये एल एस एल होगी मैक्सिमम आए एक बार, तो ये 3। कम से कम हो ये ज्यादा हो, हाँ, और एक बार ये मिनिमम लो, फिर उनका रेशो निकालो। यस सर, आ गया था। ठीक है, किसका डाउट था, क्लियर है? यस सर। सर एक बार और 40। बताना। रो एल है ना, तो पहले आर मैक्सिमम के लिए लेंथ हम ऐसा लें कि ऊपर वाला तो मैक्सिमम हो एल, और ए भी कम से कम हो, तो ये 3 रखने से ही तो ऐसा होगा, देखो रो इंटू 3। सर ये बिटवीन एनी पॉइंट जो है, इसका मतलब बताना एक बार। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है, जैसे एक ब्लॉक है, तो कभी हम लेंथ के अलोंग 2 पॉइंट ले सकते हैं, कभी ऊपर ले सकते हैं, कभी साइड में ले सकते हैं, ऐसे तो किस तरफ से हम ले, कोई भी 2 पॉइंट ऐसे लेंगे, एक बार मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो, एक बार मिनिमम रेजिस्टेंस हो। ओके सर। अब जब हमने अगर 3 ले लिया लेंथ वाइज, तो एरिया के लिए यही दोनों डायमेंशन बची, 1 इंटू 2। यस सर। और जब आर मिनिमम करना है हमें, तो रो एल एल अब हम सब ऊपर वाली सबसे कम लें, मान लो 1, तो नीचे 2 इंटू 3। इससे कम रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा इस केस में, इन तीनों में। नो अगर हम सर। टू लेते हैं तो वो 2/3 आ जाएगा, ये तो 1/6 आ रहा है, रो/6, तो ये सबसे कम हुआ, यस सर। तो ये मैक्सिमम हुआ, ये मिनिमम हुआ, इनका रेशो निकाल लेंगे फिर। ओके सर। 3/2 रो अपॉन 2/6, ये 9/1 आ गया। 9:1। हाँ, यार मैक्सिमम। सर अगर एडजेसेंट फेस होता तो फिर क्या करते? क्या होता? यहाँ तो अपोजिट अपोजिट लिखा हुआ है सर, एडजेसेंट फेस लिखा होता फिर क्या करते? एडजेसेंट फेस में एरिया कैसे लोगे, तो अपोजिट फेस में ही तो एरिया कांस्टेंट होगा। यस ये और ये सर। तो फिर तो हमें पॉइंट देने पड़ेंगे, कैसे करंट फ्लो कर रहा है, फिर होगा ही नहीं। फिर हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना कौन से 2 पॉइंट ले रहे हैं, उनके बीच में एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया वेरिएबल हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो आपको ऐसा दिया है जो आप कैलकुलेट कर सको, ऐसा नहीं दिया है जो आप कैलकुलेट एरिया नहीं कर कैसे सको। वेरिएबल हो जाएगा सर? अरे यहाँ से यहाँ तो हर जगह एरिया क्रॉस सेक्शन वेरी नहीं जाएगा, 2 एडजेसेंट फेस के अलॉन्ग ले दूंगा अगर मैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक करंट फ्लो कर रहा है, हर जगह एरिया वेरिएबल चेंज ही नहीं होता यार। जी सर, समझ गया। हाँ, स्क्वायर होता तो नहीं होता।
हाँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे जिसकी कैलकुलेशन आप पॉसिबल ही नहीं है। ये तो नॉर्मली किसी से भी नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगी इसकी। क्यूबॉइड है ना सर, इसलिए ना। हाँ, क्यूबाइड है इसलिए हमने दो फेस लिए, तब तो एरिया कांस्टेंट है तो हम ले सकते हैं क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट। ओके सर, गॉट इट। हम्म 40। करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, तो V इक्वल टू आई आर, इससे V निकाल लेते हैं यस सर। और फिर इसमें भी V/6 करके इसमें भी करंट निकाल लेते हैं। इससे टोटल करंट इधर आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 I से। इंटू आर इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गई। ठीक है, सर किया तो यही था, मेरा 1.2 आ रहा था, पता नहीं क्यों। 1.2 तो करंट आएगा टोटल। 0.8 इंटू 3, मैंने यार फिर वोल्टेज नहीं निकाली, मैंने करंट निकाल दिया। 2.4 है ना, 2.4 को 6 से डिवाइड कर दिया, कितनी आ गई 0.4। 0.4 0.4 इधर और है, 0.8। 0.8 इधर है, तो इसमें 1.2 एम्पियर करंट है वो तो। I इंटू आर। यस सर। ठीक है, जी सर। सर 36। सर उसके बाद 41 बता देना। हाँ इलेक्ट्रिक, ये देखो पावर और वोल्टेज दी है, उससे P इक्वल टू वी आई, उससे आई करंट निकालेंगे। इस पावर के लिए इतनी करंट होनी चाहिए इस बल्ब में। उसको V और अपॉन जेड से रख। हाँ, आई बराबर फिर V/Z। अब जब हमने चोक कॉइल ऐड कर दी तो यहाँ से आई V/Z के बराबर रख देंगे। सर D आया था इसका। ZR² प्लस XL² रख देंगे, एक्सएल को ओमेगा एल रख देंगे, इससे एल कैलकुलेट कर लेंगे। अब बताओ, आया समझ में? यस सर। सर चौक मतलब? जो घर में ट्यूबलाइट में चोक लगाते हैं, जिससे कि हमारे वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए एक चोक कॉइल लगाते हैं, ये चोक कहते हैं। एक गोल सी कॉइल लगी होती है एक। यस ट्यूबलाइट, सर। ट्यूबलाइट में तो हर घर के बीच, घर में ट्यूबलाइट जो पुराने टाइप की ट्यूबलाइट थी उसमें बीच में चोक लगती थी, अब तो इलेक्ट्रॉनिक यस आ गई। सर। सर सिलेंडर शेप में। पुराने हाँ टाइप वाली में सर क्यूबॉइडल शेप में भी है। हाँ, उसमें जो क्यूबाइड चोक लगी होती थी, है ना, यानी चोक मतलब इंडक्टेंस। सर मेरे को अभी भी दिख रही है। एक तो इंडक्टेंस, दूसरा हमारे ये क्वेश्चन हर बुक में चोक कॉयल गिवन है, ये हर बुक हर जगह है। हमने थोड़ा और प्रैक्टिस इंक्रीज करनी पड़ेगी हमें। यस सर। क्लियर है ये कि किसका डाउट था? यस सर। 41। पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रेजिस्टेंस और वर्ड गिवन है। सही तो बन गया था। हाँ, तो P इक्वल टू I²R, इससे सर पहले V निकाल ली। इससे आई आ जाएगा, या V निकाल लो तो एक ही बात है। यस सर। V से इसमें करंट निकाल लिया और V से इसमें भी करंट निकाल लिया, यस सर। सेम क्वेश्चन हो गया। इसमें टोटल करंट आ गया, I इंटू आर वोल्टेज आ गई। यस सर 5 एम्पेयर करंट आ रहा था। ठीक है, जी सर। सर 46। सर 44। नहीं सर, ये तो हो गया था 44 तो हो गया सर, हो गया। सर आपका 3.2 आ रहा है, मेरा 2.3 आ रहा था।
और किसी का आया आंसर? सर एक मिनट। 4 ओम रजिस्टर में 1 एम्पियर करंट है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 4 4 वोल्ट। यस सर, आ गया था यही था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक करंट आ गया। नहीं, करंट की जरूरत ही नहीं है, बस यहीं नीचे आ जाओ। यहाँ से यहाँ तक भी 4 वोल्ट हो गया, जी यस सर। सर। और ये 0.5 0.5 0.25 हो गया, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। जी सर। और इसमें 1 है। 5:1 में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, वोल्टेज आई तो सेम रहता है, रेजिस्टेंस के यस प्रोपोर्शनल है। सर। रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है ना, 1:4 रेशियो में डिवाइड हो गया, 4/5 ऑफ 4। डायरेक्ट आंसर है यस सर। 3.2। ओके सर। सर मैंने कुछ तो किया था मुझे गलत कर गलत। दिया। सर मैंने करंट निकाली पहले। मैंने क्या किया, इसमें से करंट निकाली, करंट तो सेम ही रहना है। हाँ, करंट निकाल लो, फिर आई इंटू आर करते हैं, उससे भी वही सर आएगा। 4+4/3 कितना होता है सर? 4/3 कहाँ रहा भाई, ये तो बता दो। सर सॉरी 1+4/3। 1+4/3 तो 7/3 होता है ना? वो भी गलत है ना। ये हाँ। तो ये कितना 1/4 है, 1+1/4 करोगे, ये 4/3 कहाँ से आ रहा है? ये सर ऊपर वाले जो है, जो ऊपर पैरेलल में वाले से गिवन कोई थी। मतलब ही नहीं है, इधर वाले में देखना है ना हमें तो। सर वहीं से तो आ रही है करंट। अरे भाई, करंट यहाँ से इधर जाएगी ना, अबे इससे यार। तो खाली वोल्टेज देखना है ना, मैं वो करंट इसमें आके इसमें थोड़ी आ रही है। ये यस सर, सर्किट थोड़ी ध्यान है। दीजिए सर, इस बात का ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है पी एंड एम आर कनेक्टेड टू डीसी वोल्टेज सोर्स। पी और एम को कनेक्ट किया हमने, तो हमें खाली वोल्टेज देखनी है, सेम वोल्ट यहाँ लगेगी, इसके ओके साथ सर। मुझे यहाँ करंट निकालना है। हाँ। सर मैंने करंट निकाल के पोटेंशियल ड्रॉप से किया था, थोड़ा लंबा गया था। हाँ, ये देख रहे हो, आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से करना है। यस सर, ये बहुत छोटा उससे था। हाँ, यहाँ से 4 आ गया, और फिर सीधे बी इक्वल टू आई आर, और सीरीज में इसको मैंने हो गया सर। बना लिया। आई तो यस सेम सर। है, तो आर के प्रोपोर्शनल हुआ, तो ये 0.25 से ये 4 टाइम्स है, यानी रेशो आर का रेशो है, ये रेजिस्टेंस का रेशो 1:4। तो वोल्टेज भी इसी यस रेशो में सर। डिवाइड हो जाएगी, 4 वोल्ट को इस रेशो में डिवाइड करना है बस। कर सकते थे, ये सब हमने किए हैं क्वेश्चन, देखो क्लास में जो हमने प्रैक्टिस की थी, तब ये क्वेश्चन भी ये सब हमने कर रखे हैं। यस सर। हाँ, कर रखे हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे, है ना? तो आप कर सकते हैं। यस सर, आ गया था, वो लेंदी मेथड था बस मेरा। हाँ, ये शॉर्टेस्ट है। और कोई डाउट है? नो डाउट सर। So question number 50. सर 50 बोला है, 50। 240 50 तो आ में रहा आ था रहा है। मेरा तो। दोनों केस में tan थीटा सेम गिवन है। इधर भी 30 डिग्री है और इधर भी 30 डिग्री है, तो इसलिए एक्सएल और एक्सी इक्वल आ जाएंगे। इसलिए करंट सीधे V अपॉन आई आ गया। सर यस सर। और फिर I² R कर दो, या V इंटू आई कर दो। यस सर। ये किया था सर, ये किया आ था। गया। Yes, sir. सर 1.1 आ गया। 484
000 बाय पावर इक्वल 200। 220 इंटू 242 आ गया, खत्म हो गया। सर बोल भाई तुषार बोल। हाँ बोलो। सर इस बार भी कुछ क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ओम की जगह वॉट दे रखा था। यस सर। ऐसा कैसे हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे ओम आ सर रहा है ना स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास। सर तुम्हारे, वो आप सर वो आपको पेपर ऐसा भेजते हैं ताकि जिसमें एरर ही ना हो, और सर हमें नहीं भेजते। और सर हमारे वॉट हो जाते हैं। आप लोगों को गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा क्यों करेंगे बताओ तो। सर पता सर नहीं, क्या पिछले हमें क्या जन्म में पता। कर्जा वर्जा ले रखा होगा हमने। नहीं ऐसा नहीं है, ये पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ क्या गड़बड़ है। चलो एक सर बार इसलिए हम फोटो तक खींच लेते हैं, लेकिन सर उस पर सुनवाई नहीं होती आगे। यस सर। एक बार हर्ष सर से एक बार बात कर लेना, ये एक बार वो वैसे क्लास में भी है, लेकिन एक बार उनसे डिस्कस कर लेना बाद में, सर ठीक है, मैं उन्हें कॉल कर बताना। लूंगा आज। हाँ उन्हें एक बार बता देना कि वो डिस्कस कर लें वहाँ पे, जो पेपर भेजते हैं कि ये इस तरह यस। की एरर समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये सेम पेपर ही तो वहाँ जा रहा है, पहले मेरे पास आ रहा है, फिर वही पेपर आपको मिल रहा है, तो क्यों ऐसा हो सर रहा पता नहीं क्या हो रहा। है। ये आ गया तुम्हारा तो 242। ये cos फाइव फाइव वन हो गया, क्यों कि एक्सल एक्स ही है, तो यहाँ से फाइव हमारा 0 हो गया, तो cos फाइव वन आ गया। लिख दूं यहाँ पे cos फाइव। डाउट्स हो गए आपके सब? यस सर। तो आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, ईएम गेम। ये छोटा टॉपिक है वैसे, ठीक है, और इसमें लर्न करने का ज्यादा चीजें हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं ले रहा हूँ आपके साथ। पहले इसमें सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आती है वो आती है डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ये देखते हैं। मान लें ये कैपेसिटर है, उसकी पैरेलल प्लेट्स हैं ये, और इसको हम यहाँ चार्ज कर रहे हैं। जब हम इसे चार्ज कर रहे होते हैं तो हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था, V डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, हमने ऐसा पढ़ा था ये। जब चार्ज कर रहे होते हैं यहाँ पे बीच में गैप है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच में यहाँ पर
एयर है। तो अगर यहाँ पे हम एक ये छोटा लूप कंसिडर करें और ये रूल लगाएं एम्पियर्स लॉ, तो इसमें आई हमारा जीरो है, ये वाला आई हमारा जीरो है। तो अगर आई जीरो हुआ तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जीरो हो जाएगा, यानी बी डॉट डी एल। तो इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के क्रॉस जीरो आने लगेगा बी भी, यानी इसके बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि ये इनकरेक्ट है, गलत है। यानी बीच में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन दो प्लेट के बीच में जब चेक किया गया तो पाया गया कि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है इनके बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ये इनकम्प्लीट है। तो इसको बाद में मॉडिफाई किया गया और फिर नया एक्सप्रेशन ऐसा हो गया। इस आई का नाम कंडक्शन करंट रखा गया, आई सी, जो यहाँ फ्लो करता है आई सी। और इसके अंदर जो करंट है जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन करंट है, उसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट रखा गया। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा हो गया, आई सी प्लस आई डी, सर आईसी तो नॉर्मल करंट है ना? नॉर्मल कंडक्शन करंट है, और ये आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट है। ओके सर। ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट इसके बीच में फ्लो करता है, और इसे कैसे निकालते हैं देखें जरा। आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए एक्सप्रेशन दिया गया ये वाला, एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहा गया। तो इसमें ये जो फाई ई है ये फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम ये चेक करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट ये कैसे करंट के इक्वल होता है। इसके लिए पहले मैं फ्लक्स निकालता हूँ, और फ्लक्स होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इनके बीच में जो भी एरिया वेक्टर होगा, और एरिया है इन दोनों प्लेट के बीच में, इसका जो भी प्लेट का एरिया होगा वही एरिया होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू ए। और जो सिग्मा इंटू ए होता है यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, ये चार्ज है क्यू के बराबर। तो यानी जो फ्लक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ, सिग्मा नहीं क्यू लेना था ये, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस फाई की जो मैंने वैल्यू निकाली है इस एक्सप्रेशन में रखूं अगर मैं, डी बाई डी टी ऑफ दिस फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ, और ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गए। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज आ रहा है, जो कि हम मालूम है कि ये हमें करंट देता है। ये डी क्यू बाई डी टी आ जाता है, इसलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो इसको हम याद रखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे चलो।
सर नोट कर रहे हैं। ओके, सर हम डायरेक्ट यूज करेंगे डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी। यही करंट है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, वही तो करंट होता है। सर ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है एक्चुअली है क्या, जो इसके बीच में है करंट? जो इसके बीच में हमें दिखाई नहीं दे रही करंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है। तो इसके अंदर ये वाली करंट है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ओके सर। सर डी क्यू बाई डी टी तो नॉर्मल करंट भी होता है तो। हाँ, तो ये मतलब ये भी एक तरह की करंट हुई ना, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है। नॉर्मल इसलिए नहीं है कि वायर तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए नॉर्मल नहीं है ये, है ना। ओके सर। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा ऐसे ही रहेगा, इससे याद रखनी है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें लर्न करनी है, ये याद रखना है। सर क्या याद रखना है? ये एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट करंट का, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी वाला। ये जो एक्सप्रेशन है मेनली ये वाला, डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है। ओके सर, ओके सर। ये यहाँ पे करंट दिखाई नहीं दे रही, पर फिर भी हम करंट निकाल रहे हैं, तो इसलिए तो अच्छा ही लगता है ये स्टूडेंट्स को ये चीज। सर वो ये ना साइंस में वो होता है कि जो दिखता नहीं हाँ उससे बिलीव भी नहीं होता। हाँ, वो वाली बात है। तो इसलिए अब हमें, लेकिन ये हमारे सिलेबस में भी है, तो हमें याद रखना है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखें जरा। ये अगर एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका कि लाइट भी एक एग्जांपल है, उसमें हमें पता है दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, वाई एक्स वाई प्लेन में, ई वाई, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में, तो मैं इसको ये एक्स जेड प्लेन में हुआ हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड।
और ये हमारा एक्स वाई प्लेन में है। मान लें यहाँ पे हमारे फिगर में ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक्स जेड प्लेन में, जो कि फिगर में हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया। अगर ये दोनों ऐसे हों, ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर ये मैग्नेटिक फील्ड, तो जो लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जिसे हम जनरली सी से डिनोट करते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट सी से, तो सबकी स्पीड सेम ही होती है जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हम इस रूल से निकालते हैं, ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो एक्स डायरेक्शन में आ रही है, वो हमें इसकी स्पीड की डायरेक्शन देती है। स्पीड या वेलोसिटी डायरेक्शन, इससे हमें स्पीड या वेलोसिटी कह लो, स्पीड स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इससे हमें ये वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलती है, हमें ई क्रॉस बी से वेलोसिटी डायरेक्शन मिलेगी। और इसलिए इसमें कुछ फॉर्मूले हमारे पास, इन्हें याद रखेंगे। वी के बाद क्या लिखा है? ये सी लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से नोट करते हैं ना जनरली। अच्छा अच्छा, मैं कैपेसिटेंस सोच रहा था सर। यानी कैपेसिटेंस मत लिखो, स्पीड ऑफ सर ये लाइट वी है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की? वेलोसिटी है, ये वी वेलोसिटी है, उसे हम सी से नोट करते हैं। सर ये लाइट की स्पीड से क्यों ट्रेवल कर रही है? सर एक मिनट, ये लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या हम? सर ये लाइट है क्या? ये लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ओके सर। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सबकी स्पीड वैक्यूम में ये होती है, स्पीड ऑफ लाइट। और इसकी लाइट स्पीड ये इतनी की होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो भाई पूछना पड़ेगा ऊपर वाले से ही, ठीक है। सर मेरे को पता नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट। हाँ, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो बी है वो मतलब जेड डायरेक्शन में। ये सब इक्वेशन हमें याद रखनी है, ये वेव की इक्वेशन ही है। और जो ये बी नॉट होता है, ये पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई नॉट बाई सी होता है। तो अगर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड के में तो मैग्नेटिक फील्ड और इसमें ये रिलेशन होता है, इससे निकाल सकते हैं। ओके सर। यहाँ पे देखिए हम, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देखो सेम फेज में, जो ये साइन के बाद आ रहा है फंक्शन, सेम फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, ये हम ध्यान रखेंगे। सर इनकी डेरिवेशन भी है क्या कोई? डेरिवेशन नहीं है इनकी सिलेबस में, सिर्फ हमें इक्वेशन याद रखना सर यहाँ पे ओके एक्स सर। क्या है इक्वेशन में?
क्या चीज? इक्वेशन में जो x है, एक्स, ये एक्स इसके अलोंग कोऑर्डिनेट हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग। किसी भी एक्स डिस्टेंस पर टी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैलकुलेट करेंगे ई वाई से। टाइम रख दें, एक्स की वैल्यू रख दें, तो उस एक्स पर उस टाइम पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके सर। ओके सर। और जो सी होता है वो हम डायरेक्ट याद रखेंगे। ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्पीड ऑफ लाइट और इनमें ये रिलेशन होता है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है। ओके सर। आगे चलो, नोट हो गया? नो सर। हो गया सर। और जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। दोनों एनर्जी डेंसिटी इक्वल होती है। तो ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, और ये दोनों इक्वल होती है। सर पहले लिख लूं फिर बात करता हूँ। सर वो हाफ नहीं होता हम्म। सर? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नहीं, इन्हें मिलाकर ही आता है वो। तो यू एवरेज जो है, अगर मैं दोनों को इलेक्ट्रिक एनर्जी के डेंसिटी के टर्म्स में लिखूं तो ऐसा हो जाएगा, यू एवरेज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक आई, और ये भी इलेक्ट्रिक के बराबर है 1/4। ये मिलाकर आ गई हाफ। और वो जो हम हाफ कह रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, वो कैपेसिटर के अंदर है, और ये ईएम वेव की एनर्जी डेंसिटी है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये वेव की है सर, ये वेव की। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी है।
ओके सर। ये सब इक्वल हैं, ये इनका सम बराबर ये तीनों इक्वल हैं ये, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ ही चुका है। एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बराबर है बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। म्यू नॉट ई नॉट एप्सिलॉन नॉट इधर ले गए तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर है 1/c²। ये 1/c² हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, ये याद रखेंगे। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी इक्वल है, यानी टोटल एनर्जी की आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में, आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में। इसलिए यहाँ पे दोनों एनर्जी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल दी तो टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में ही आ गई। न्यूमेरिकली ये सब इक्वल है, ये बराबर ये दोनों। और इसमें याद रखेंगे ये बी नॉट और ई नॉट ये दोनों पीक वैल्यू हैं, क्योंकि हम आगे लिख चुके हैं लेकिन फिर से मेंशन कर रहा हूँ। पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चैप्टर स्टूडेंट थोड़ा कम इस पे ध्यान देते हैं और इसलिए इसके क्वेश्चन एग्जाम में पक्का ही रॉन्ग हो जाते हैं। हमें खाली ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो हैं ये सब ध्यान से याद रखने हैं, फिर हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। स्टूडेंट को फॉर्मूले पसंद नहीं आते, तो मोस्टली स्टूडेंट इस चैप्टर में अगर फॉर्मूले पूछो तो जनरली स्टूडेंट इसको नहीं लग जाते। यहाँ तक नोट हुआ, समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो मुझे। नो डाउट सर। सर यस। सर वो फर्स्ट इक्वेशन यूएवी की वो डिराइव कैसे हुई? ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हाँ सर। वो एम्पियर्स लॉ से ड्राइव होती है, पर हमें ड्राइव नहीं करनी वो, ओके सर। ठीक है। हमें ड्राइव नहीं करनी, हम छोड़ देंगे उसे। डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है। अगर हमारा मन हो फिर भी ऐसा देखने का तो ये हम किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देख सकते हैं। सभी बुक्स में इनके डेरिवेशन जनरली गिवन है, ठीक है। सर हाँ जी। सर जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी? बिल्कुल जरूरी है, इतनी देर समझाया फिर भी हम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? इतनी देर यही याद किया हमने। सर मतलब याद कर लेना है ना ये तो कि इसमें कोई वेरिएशन है ही नहीं। इसमें वेरिएशन है ही नहीं ना, याद रखना है हमें। ऐसा होता है नेचर में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर ऐसा होता है, ये स्टडी करके पाया गया। सर वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन क्या होगी? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो ऐसी वेव। ओके सर। एक तो ये डेफिनेशन हुई। दूसरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस कौन कौन सी वेव होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, अभी एग्जांपल दूंगा तो अभी सब याद हो जाएगा कि अच्छा ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ओके सर। आगे चलूं क्या? जी सर। आप देखेंगे
इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो जो इंटेंसिटी होती है वो होती है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन is called intensity of wave। जनरल कोई भी वेव हो उसकी इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर एरिया लेना है। इसलिए मान लें कि ये हमारी एनर्जी ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में। और ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक अगर स्पीड सी है डेल्टा टी टाइम इंटरवल में इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसलिए टोटल एनर्जी वो होगी एवरेज एनर्जी इनटू वॉल्यूम। और ये जो एवरेज एनर्जी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। और एवरेज एनर्जी अभी हमने देखी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लूँ तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ इसको अभी थोड़ा हाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नहीं 1/4 नहीं 1/2। टोटल एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है ना टोटल एनर्जी। अच्छा अच्छा, टोटल टोटल बोले थे। तो पहले यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं लेंथ इंटू एरिया। और लेंथ है मेरा सी इंटू डेल्टा टी स्पीड इंटू टाइम ये तो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस इंटू एरिया ये वॉल्यूम हो गया। इसको कैपिटल यू से जनरली डिनोट करते हैं इसलिए इंटेंसिटी हो गई मेरी टोटल एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम यानी ए और डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो ये मेरी आ गई यू एवरेज इंटू सी। और अब यू एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया मेरे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। तो कई जगह हम ये यूज करेंगे। यहाँ तक देखो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी तो बताओ मुझे।
नो सर। समझ में आया? नोट कर रहे हैं। हाँ। सर इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है ना? नहीं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। तो सर करंट इंटेंसिटी को हम आई जे को आई अपॉन। करंट करंट इंटेंसिटी नहीं है वो, करंट डेंसिटी है वो, इंटेंसिटी नहीं है। ओके सर, ओके ओके। उससे कंफ्यूज ना हो। यस सर। वो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है। नोट हो गया? यस सर। हाँ, तो जैसे हमने देखा ये फॉर्मूले, ये जो है ना, ये फॉर्मूले स्टूडेंट को, ये इसमें 1/4 आ रहा है, यहाँ फिर हाफ हो गया, फिर 1/2 में हो गया, तो पता नहीं सम आओ स्टूडेंट को ये पसंद नहीं आते, और एग्जामिनर को ये बहुत पसंद आते हैं। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फॉर्मूला होगा तभी होंगे, इसलिए फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। इसी तरह मोमेंटम ऑफ वेव, तो मोमेंटम को एनर्जी U/c, ये हमारा मोमेंटम होता है। if the wave incident on a material is completely absorbed, तो मोमेंटम हम इससे निकालेंगे, U/c से। और अगर ये एनर्जी टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए तो इसका डबल हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, ये जो भी मोमेंटम आ रहा है इसका डबल हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमें ध्यान से देखना है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये जनरल ये वाला केस लेंगे, U/c, ये टोटल एनर्जी अपॉन मोमेंट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, U/c, इससे मोमेंटम आ जाता है हमारा। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो कि वेव इज रिफ्लेक्टेड, टोटली रिफ्लेक्टेड, तो मोमेंटम जैसा हमें पता है mv मोमेंटम माइनस mv हो गया, फिर तो उनका चेंज डबल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी टोटल मोमेंटम का ये डबल मोमेंटम आ जाएगा अगर टोटली रिफ्लेक्टेड वेव है तो। यहाँ तक देखो, आप पहले ये नोट करो।
नोट हो गया सबका? जी सर, हो गया। नोट हो गया? जी सर। अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है। सबसे कम वेवलेंथ जिसकी होती है वो हमारी गामा रे। फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, सर कॉस्मिक की नहीं होगी सबसे ज्यादा? कॉस्मिक तो ये सभी कहलाएंगे। विजिबल लाइट, ज्यादा बता रहे हैं हम कम वाली बता रहे हैं? सर अल्फा रेज, बीटा रेज ये भी तो होती है। वो तो एमिशन है, रेडियो एक्टिव एमिशन है, ठीक है। वो तो अल्फा हैवी पार्टिकल है, उनकी स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं होगी जो वेवलेंथ। वो तो पार्टिकल्स हैं। अल्फा एमिशन बेसिकली अल्फा रे कहते हैं, लेकिन उसमें अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ओके सर। इंफ्रारेड। ये जो वेवलेंथ लैम्डा है ये इंक्रीजिंग है। लैम्डा वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। जैसे एक्सरे होती है तो एक्सरे की वेवलेंथ अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम है। इससे बहुत छोटी होंगी गामा रेज। अब विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की आपको पता है 370 नैनोमीटर से लगभग 780 नैनोमीटर, यानी एंगस्ट्रॉम में ये 3700 एंगस्ट्रॉम हो गई विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट में वायलेट से लेकर रेड तक, ये वायलेट की है वेवलेंथ, ये रेड की है। और वायलेट से जो कम है उसका नाम वो अल्ट्रा वायलेट है। तो एक्सरे और वायलेट के बीच में जो वेवलेंथ होंगी वो ये अल्ट्रा वायलेट रेज है। एक्सरे से भी जो कम है वो ये गामा रेज है। ये रेड कलर की वेवलेंथ है। इससे जो बड़ी वेव्स हैं इंफ्रारेड वेव्स हैं। उससे भी बड़ी वेव माइक्रोवेव है, और सबसे बड़ी वेव रेडियो वेव है। और रेडियो वेव, इन सब के बहुत सारे यूज भी आपको मालूम है। जैसे एक्सरे तो फ्रैक्चर फाइंड करने में और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स उनको स्टडी करने में एक्सरे का यूज करते हैं। गामा रेज होती हैं जो कोई ऐसी सेल्स होती है डिसीज सेल्स, उनको एलिमिनेट करने में गामा रेज यूज करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट भी डिसइंफेक्शन में हम यूज करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। विजिबल लाइट ये आपका एग्रीकल्चर में और प्लांट्स इसको यूज करते हैं, और हम सब इसको यूज करते हैं विजिबल लाइट। इंफ्रारेड ये नाइट कैमरे जो होते हैं उसमें इंफ्रारेड रेज यूज करते हैं। माइक्रोवेव आपको पता है कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं और कुकिंग में भी यूज करते हैं माइक्रोवेव ओवंस में। और रेडियो वेव्स, रेडियो वेव कम्युनिकेशन में, रेडियो ट्रांसमिशन जो भी होते हैं उन सब में रेडियो वेव्स यूज करते हैं। तो इन सब के यूज, इनकी वेवलेंथ की रेंज
और क्या क्या यूजेस हैं, ये सब आपको बुक से लर्न करने हैं। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो इनके यूजेस आपको लर्न करने हैं। इनकी वेव लेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज, कभी कभी ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने के लिए आता है। तो ये इनकी रेंज, अप्रोक्सीमेट रेंज बुक से आपको लर्न करनी है। तो यूजेस, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रेंज, जिससे कि आप, सर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है ना इनकी डाउन द सीरीज। हाँ, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, मतलब ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। जिसकी लैम्डा सबसे कम है वो मोस्ट एनर्जेटिक है, यानी मोस्ट डेंजरस है ये गामा रे। ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, यानी इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। जैसे एक्सरे बहुत डेंजरस है बॉडी के लिए, और जैसे जैसे इधर जा रहे हैं ये बॉडी के लिए कम डेंजरस होती आती है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती आ रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, इधर नीचे आ रहे हैं रेडियो वेव्स की तरफ। और ये सब हमारे जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें ये सब तरह की वेव्स होती हैं। तो ये वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है। तो इनके एप्लीकेशन, इनके यूजेस, ये सब आपको बुक से लर्न कर लेने हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ तक बताओ, समझ में आया आप लोगों को? अब मैं क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को एक। जी सर। तो ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें ये लर्निंग ज्यादा है। ये कौन सी रे कहाँ कहाँ यूज होती है, क्या क्या एप्लीकेशन है, वो सब टेबल वाइज गिवन है। तो ये स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता। प्लस के फॉर्मूले का हम डेरिवेशन नहीं करते और फॉर्मूले बीच बीच में आ जाते हैं, तो वो भी स्टूडेंट्स को अच्छे नहीं लगते। और हमें सब फॉर्मूले लर्न कर लेने, जिससे हम एग्जाम में इसके सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकें। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड in a parallel beam of light of intensity टू वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो हम ट्राई करते हैं।
सर 2/√C/0 टू 2/√में C/0 हाँ सही है, सही है, पर एग्जाम में हम उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। सर 2/√3 इंटू 10 की पावर यू ए वी इंटू सी, जो -4/√ε। कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। यहाँ से हमें ई नॉट की वैल्यू मिल रही है y/ε0 इंटू सी। ये वैल्यू रख देनी है, वही आंसर है। कैलकुलेशन अच्छी नहीं है इसकी बिल्कुल भी। सर 8.18। नहीं, 38 के करीब आ रहा है वो। अगर हम एग्जैक्ट निकालें, और नहीं तो एग्जाम में तो ये इनके टर्म्स में ही आ जाएगा, वो बात सही है। इसकी वैल्यू अगर एक्चुअल में कैलकुलेट करें तो इतने न्यूटन पर कूलम आ रहा है, पर हम इसे 2/√ऑफ दिस ऐसे ही दिया होगा ऑप्शन में, क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन एग्जाम में आपको करनी नहीं पड़ेगी। तो हमें तो मेथड क्लियर होना चाहिए। तो सबका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड in a 60 centimeter length of a laser beam operating at 4 milliwatt। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? जी सर। हिंट दे सकते हो मुझे, कैसे करेंगे? सर 60 सेंटीमीटर A.Δt हो जाएगा हमारा। ऐसे कैसे जाएगा? ये डॉट डेल्टा टी, इसमें टाइम कहाँ आ रहा है 60 सेंटीमीटर में? C.Δt। है, सोच के बोलो, सोच के बोलो। देखो यहां से देखो, ये 4 मिलीवॉट है, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है।
इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी आ जाएगी। तो 60 सेंटीमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं। लेजर बीम यानी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। तो 0.6 मीटर और ये स्पीड ऑफ लाइट, इससे डिवाइड कर दें तो ये टाइम आ गया, और टाइम को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी आ जाएगी। एट माइक्रोजूल। हाँ, 8 इंटू 10⁻12 जूल, इतनी एनर्जी आ जाएगी। ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है, माइनस, इसको टाइम से मल्टीप्लाई अच्छा कर देंगे तो मिली भी होगा ना। हाँ। तो 8 एग्जाम नैनोजूल। एग्जाम में, हाँ एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसकी यूनिट से भी कैलकुलेट कर लेना। ऑप्शन में यूनिट देखकर उससे भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ओके सर। तो उससे भी हेल्प मिल जाएगी कि कौन सी यूनिट में लाना है, हमें एनर्जी को जूल में लाना है। तो यानी कि ये है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है। टाइम कैसे निकालें? इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, उतने डिस्टेंस तक, उतने टाइम तक एनर्जी मूव कर रही है, तो उतनी एनर्जी होगी। एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में इतना टाइम लगा, तो इतने टाइम में कितनी एनर्जी मूव हुई, वही एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। सबका आंसर आया, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो मैं आज की क्लास यहीं वाइंड अप कर दूं। यस सर। बाकी नेक्स्ट क्लास में बाकी नेक्स्ट क्लास में तो गुड बाय स्टूडेंट।